दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके आरबीएससी पैटर्न जो है बोर्ड का, उसका 9th क्लास का लेसन नंबर 1 है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। क्या नाम है स्टूडेंट्स? विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। और एक बात मैं स्टूडेंट आपको फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक भी हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं इन्फॉर्मेटिव वो आप तक पहुंच पाएँ। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम है। जो आधुनिक जो सभ्य जीवन रहा है वो कैसा कि सतत विकास का परिणाम, यानी लंबे समय से जो है विकास का क्रम चलता आ रहा है। हम लोग पहले जानते थे कि पहले आदि मानव थे, धीरे धीरे करके मानव बना, है ना। तो उसमें क्या क्या विकास हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी हम लोगों ने पढ़ी है। तो मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास भी हुआ है और उनका पतन भी होता गया, हम लोग भली भांति जानते हैं। इन सभ्यताओं का इतिहास इस तरह से मानवता का ही इतिहास है और इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन जो है उन्नत सामाजिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है या आवश्यक है। स्टूडेंट्स, भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है और भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं भी रही है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु नदी के किनारे पर जो सभ्यता थी, जो बसे हुए लोग थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो भारत विश्व के सबसे प्राचीन एक है और इसका इतिहास, उनकी सभ्यता तथा उनकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट कि भारत की जो सभ्यता है, वो संस्कृति है, वो बहुत ही प्राचीन है। और पुरातात्विक आधारों पर पुरातात्विदों ने यह पता लगा लिया कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की जो प्रमुख नदियां थी, जैसे स्टूडेंट्स कौन कौन सी नदियां थी? जैसे सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों के किनारों पर वितरण करने वाले जो मानव समूह ने अपनी स्थायी जो बस्तियां बसाकर उनमें जो रहना आरंभ किया और इन बस्तियों में रहते हुए उन लोगों ने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का विकास कर लिया। यानी वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे करके उनके मकान कैसे होने चाहिए, उनके बाथरूम कैसे होने चाहिए, उनके ड्राइंग रूम कैसे होने चाहिए, उनके बेडरूम कैसे होने चाहिए, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे उसका विकास करना प्रारंभ कर लिया था। स्टूडेंट्स, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबर और सिंहमुख व हिमनद से माना जाता रहा है। स्टूडेंट, और सरस्वती नदी का जो उद्गम है स्टूडेंट्स, वो कहाँ से आती है? शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और यहाँ यह आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, गंगघर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान में तथा राजस्थान के नौहर में प्रवेश कर जाती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि बीकानेर, जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिरती थी। और वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है और भू संरचना में परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो गई, यानी कि कहाँ चली गई? ये जमीन के नीचे चली गई, ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना ही मानते हैं और भूगर्भ द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लगाया गया, यानी कि जो बहाव क्षेत्र था जहां वो नदी बहती थी, तो उसके बारे में जो है पता लगाया जा चुका है। स्टूडेंट्स, तो 1921 में हड़प्पा भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि कब की थी सभ्यता? ये 1921 की। दूसरी कांस्यकालीन, यानी कि जो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया गया था? ये सभ्यता में कांस्य का। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क गंगघर
जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ खुदाई के लिए 2 टीले चुने गए और प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम भी दिया गया स्टूडेंट्स। बाद में सिंधु नदी के दोनों ओर इसके विस्तार को देखकर इसे सैनगौ सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह भी किया गया सभी से। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि पुरातत्ववेता डॉक्टर वी श्री वांकणकर जिन्होंने उत्खनन कार्य किया था और उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं एक मूलभूत संस्कृति के ही 2 प्रतिरूप हैं और सरस्वती का अन्वेषण जारी है जो बाद में हमें किसी निश्चित मत की ओर ले जाएगा और अतः अधिकांश पुरातत्ववेता अभी इसका उल्लेख सिंधु सभ्यता के रूप में ही किया जाना उचित मानते हैं कि भाई ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और सिंधु घाटी विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन अब भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है और यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई है। और मिट्टी के टीलों में दबी हुई सभ्यता का काल कौन सा था, यह कब चरमोत्कर्ष पर थी और कब इसका अवसान हुआ, इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे यह माना जा रहा है स्टूडेंट्स कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म काफी पहले ही हो चुका था और 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी और इसके बाद यह 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर पहुंच गई थी। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान आरंभ हुआ और 1500 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये जो सभ्यता थी स्टूडेंट्स कैसी हो गई, बिल्कुल विलुप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स अब हमारा इसमें टॉपिक आता है, सब टॉपिक सिंधु सभ्यता का उत्खनन। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने अविभाजित भारत में के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की और राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक अन्य पुरातत्ववेता राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकाले गए। स्टूडेंट्स हमें उसके बारे में पता चलता है इससे। और खोज के क्रम में आरलस्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था कि सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं स्टूडेंट्स और इनमें से 900 स्थल भारत में हैं तथा 600 स्थल जो है कहाँ है, पाकिस्तान में। और सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरातात्विक बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला और पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि जो है बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में आज भी उपस्थित हैं। और भारत के पुरातात्विक विशेषज्ञों द्वारा इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ कर दिए थे और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती द्रष्टदती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले। और सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज कर डाली स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, बांडा, संधोल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, हरियाणा में राखीगढ़ी,
बनवाली, मीताथल आदि स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ऐसे हम लोग मानते हैं और हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं सब टॉपिक नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नगर नियोजन के बारे में। नगर व्यवस्था जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। ऐसे नगरावेशों में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी तथा धोलावीरा लोथल के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और इन नगरों के अवशेषों से यह तथ्य भी उद्घाटित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों व आवासों का निर्माण करते थे। यानी कि वो जो मकान वगैरह अपने घर वगैरह बनाते थे, उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान आधुनिक स्थापत्य यानी अभियांत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग के स्तर का था। जैसे आजकल के इंजीनियर्स जो मकान बनाते हैं उस प्रकार का ये स्टूडेंट्स हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखें तो नगर की आवास योजना की बात करें स्टूडेंट्स, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। और सामान्यतः प्रत्येक मकान में बीच में खुला आंगन रखा गया था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे और लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने या परेड शौचालय और स्नानघर अलग से निर्मित किए गए थे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कि इसके अंदर क्या था कि नगरों की जो थी सड़क व्यवस्था कैसी थी, है ना। तो सड़क व्यवस्था के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सब टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स हमारा किसका चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नगर नियोजन की, जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक क्या देखा, नगर की आवास योजना। सेकंड टॉपिक अब हमारा इसमें आया है सड़क व्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर बनाई गई थी स्टूडेंट्स, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी, जहां चौराहे बने हुए थे। और नगरों की मुख्य और बड़ी सड़कें जो थी स्टूडेंट्स सामान्यतः 10 मीटर और छोटी सड़कें 5 मीटर की थी। गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी थी और सड़कों के किनारे पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान भी रखा गया था। यानी कि वो लोग जो थे क्या करते थे, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते थे स्टूडेंट्स। तो नगर की सफाई, जल निकासी प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंधन कैसा था उसके बारे में हम लोग स्टूडेंट्स सब यहाँ पे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। और नगरों की गलियों, सड़कों और मुख्य सड़कों पर बनी छोटी बड़ी नालियों और गटरों से सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है स्टूडेंट्स कि मकानों, मोहल्लों और पूरे नगर से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए एक पूरी व्यवस्था की गई थी स्टूडेंट्स। और रोजमर्रा का कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह पर कूड़ा पात्र या कूड़ादान रखे गए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में निजी मकानों व नगरों में सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता का जो प्रबंध नजर आता है स्टूडेंट्स, उससे यह साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन उच्च स्तर का था और वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा और उपयोगिता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे स्टूडेंट्स। यानी कि उनको दिखावे से कोई लेना देना नहीं था, उनको था कि ये चीज अच्छी होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए, उसके बारे में वो सोचते थे। और स्वास्थ्य के प्रति भी वो बहुत ज्यादा जागरूक थे, यानी कि उनको सैनिटेशन का भी, हाइजीन का बहुत वो लोग ध्यान रखते थे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, फोर्थ टॉपिक जो है हमारा विशेष निर्मिताएं, जिसके बारे में हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की पुरातात्विक खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मिताएं, भवन और इमारतों के भग्नावशेष निकाले हैं। और इसमें नगर की घड़ी वाली भांग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघालने के स्थान, भट्टियां, यज्ञ वेदियां, विशाल स्नानागार तथा विशाल
अग्नागार आदि प्रमुख हैं और वे अवशेष सभ्यता की उन्नत अवस्था व वैज्ञानिकता का प्रमाण भी है स्टूडेंट्स। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा हम लोग पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, नगर नियोजन जो पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें सामाजिक जीवन। तो हम जब सामाजिक जीवन की स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थानों पर खुदाई में ऐसी कुछ हमें चीजें मिली है, वस्तुएं मिली है, जिनसे हमें ये भली भांति पता चलता है कि उस काल में समाज कई प्रकार के काम धंधे करने वाले लोगों से मिलकर बना था और व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता था। और धार्मिक, प्रशासनिक और चिकित्सा, सुरक्षा तथा उत्पादन प्रमुख कार्य थे। यानी कि यहाँ पे धार्मिक कार्य भी किए जाते थे, प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी होती थी, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह भी इन्होंने, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए भी इन्होंने काम किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे परिवार व्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल के भवनों व मकानों की व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके समाज की प्रमुख इकाई परिवार था और बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से माना जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता काल के समाज और परिवार में नारी को बहुत सम्मानजनक स्थान दिया गया था, उन्हें सम्मान की स्थिति से देखा जाता था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, स्त्रियां जो थी, महिलाएं जो थी वो पर्दा नहीं करती थी, यानी कि उनको घूंघट नहीं डालना होता था, पल्लू नहीं लेना होता था। स्त्रियां चांदी व तांबे के आभूषण पहना करती थी स्टूडेंट्स उस समय, और लोग जो है वो सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनते थे और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी उन लोगों को था। और मनोरंजन के साधनों के लिए उन्होंने संगीत, नृत्य व शिकार प्रमुख थे, यानी कि गाना बजाना करते थे, डांस करते थे, शिकार यानी आखेट के लिए जाते थे, सारी चीजें उनके लिए प्रमुख थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या खाते थे भोजन में, जैसे गेहूं, चावल, जौ, दूध, मांस, अंडा, मछली, सारी चीजें वो खाते थे। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आर्थिक जीवन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कृषि व पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष हम लोगों को मिले हैं। क्या मिले हैं? कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं और इससे लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे। और वस्तुओं पर बने चित्रों से हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे और फल भी उगाते थे। कृषि के साथ पशुपालन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय था और पालतू पशुओं में गोवंश का महत्व बहुत अधिक था। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट यहाँ पे कि व्यापार व वाणिज्य में अगर हम लोग देखें तो यहाँ के निवासी तांबे व कांसे के बर्तन व औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कला में भी वो लोग निपुण थे, यानी मटके वगैरह भी वो बना लेते थे। चनहुंदड़ो तथा कालीबंगा की खुदाई में तोल के अनेक बाट मिले हैं और मोहनजोदड़ो में सीप की बनी हुई टूटी पटरी मिली है। ये अवशेष उनके उन्नत और विकसित व्यापारिक एवं गणितीय संबंधी ज्ञान के बहुत बड़े परिचायक है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ये सारी चीजें भी करते थे। गुजरात में जो लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी यानी बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था। क्या था स्टूडेंट्स? ये समुद्री यातायात का ये केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे एक बंदरगाह मिला है हमें। और मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों से इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे और भारत व मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में समानता का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनमें आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, यानी जो चीजें खरीदते भी थे और चीजें वो बेचते भी थे। तो व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें धार्मिक जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, यानी कि तथा पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे। मूर्तियां और मुद्राओं तथा ताबीजों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा तथा जादू टोना आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल, बनावली एवं राखीगढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से लगता है कि वहां यज्ञों व अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा
मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मात्र देवी व शिव की उपासना की जाती थी। मृतक संस्कार शव को गाड़ कर या दाह कर्म करके किया जाता था। या तो क्या करते थे हम उसका अंतिम संस्कार के लिए, या तो उसको हम लोग गाड़ देते थे, जमीन में दफना देते थे, या उनका अंतिम संस्कार जला करके करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा सभ्यता का अवसान की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ है। हो सकता है बाढ़ आ गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, ऐसा हो सकता है, माना जा सकता है। वहां उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर भूप परिवर्तन से खंडर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं किए जा सके स्टूडेंट्स। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जनजीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा है और भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जहाँ पे अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का उत्खनन, फिर हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं की बात करें तो हमने पहला टॉपिक देखा नगर नियोजन। नगर नियोजन के पार्ट थे हमारे नगर की आवास योजना, सड़क व्यवस्था, नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंधन, विशेष निर्मितताएं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें सामाजिक जीवन। उसके बाद हमने देखा परिवार व्यवस्था, फिर आर्थिक जीवन कैसा था, तो आर्थिक जीवन के पार्ट थे स्टूडेंट हमारे कृषि व पशुपालन के बारे में हमने देखा, फिर व्यापार व वाणिज्य देखा, फिर हमारा टॉपिक आया नेक्स्ट इसी के अंदर कि धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की, फिर हमने सभ्यता का अवसान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट अच्छा सा ज़रूर करें अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो